यार ऑनलाइन कर लूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, कल हमने एक टॉपिक शुरू करा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि जैसे लाइट एक वेव होती है, लाइट एक वेव होती है, वो पैकेट्स में रही है। देखो दो फिनोमेना थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती थी कि लाइट वेव की फॉर्म में आ रही है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती थी कि लाइट पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। तो कल मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों ही थ्योरी सही हैं। अब आप कहोगे कि मैम दोनों थ्योरी कैसे हो सकती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि लाइट वेव है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट किसकी फॉर्म में आ रही है। बट मैंने तुम्हें कल क्या बोला था कि साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया था कि लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर। लाइट हैज अ, मन्नत सुन लो, कि लाइट आप पैकेट्स के फॉर्म में रही है बट अंदर उसकी वेव्स ही हैं। अंदर उसकी क्या है? वो कंटिन्यूअस वेव ना होकर छोटी छोटी वेव्स हैं। कंटिन्यूअस वेव्स ना होकर क्या है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, छोटे छोटे मैगी के नूडल्स। तो जब साइंटिस्ट ने बोला कि ना तो हम लाइट के वेव कैरेक्टर को मना कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे फिनोमेना हैं वो तभी प्रूव हो सकते हैं अगर हम लाइट को वेव मानते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं मान सकते कि लाइट कंटिन्यूअस आ रही है। वो किसकी फॉर्म में रही है? पैकेट्स की फॉर्म में। तो साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर, मतलब लाइट वेव की तरह भी बिहेव कर रही है बट कंटिन्यूअस ना आके पार्टिकल्स या पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। चलो, उसके बाद मैंने तुम्हें बोला एक डी ब्रोगली नाम का ना साइंटिस्ट आया। डी ब्रोगली ने ना एक बात कही कि अगर लाइट वेव है ना, तो हम जो पार्टिकल्स होते हैं, हम मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स, हमारे साथ भी एक वेव चलती है। अब जिस टाइम डी ब्रोगली ने ये स्टेटमेंट दी थी, साइंटिस्ट को लगा कि ये क्या इमेजिनरी बातें कर रहा है। आपको भी लग रहा होगा, अब मैं चल रही हूँ या आप चलते हो तो आपको हम ऐसे वेव की तरह चलते हुए नजर आते हैं? नहीं, है ना? लेकिन डी ब्रोगली ने जब ये स्टेटमेंट दी ना, तो लोगों को लगा बहुत इमेजिनरी बातें कर रहा है। जैसे कई बार हमारे फ्रेंड्स भी हमें कोई बात बोलते हैं तो हमें बहुत इमेजिनरी बातें लगती है। इसीलिए इफ डी ब्रोगली को हाइपोथेसिस बोला गया। क्या बोला गया? बातें नहीं, इसको मैं लॉ नहीं बोल रही। डी ब्रोगली ने जो स्टेटमेंट दी उसको क्या बोला गया? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब हाइपोथेटिकल थिंग, क्योंकि उस टाइम पे ना ये बात काफी इमेजिनरी लग रही थी कि हाँ किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ। हाँ बताऊंगी ना क्यों नहीं है इमेजिनरी, सुनो। तभी इतनी इंपॉर्टेंट है कि नीट के पेपर में भी पूछी जाती है, जेई के पेपर में पूछी जाती है और बोर्ड्स के पेपर में भी पूछी जाती है, इसलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। जब डी ब्रोगली आया था तो डी ब्रोगली ने कहा कि नेचर में सिमेट्री है। अगर लाइट का वेव कैरेक्टर है तो दुनिया में हर मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ भी वेव होनी चाहिए। सिमेट्री को मापते हुए उसने ये चीज बोली। तो उसने बोला कि मेरे हिसाब से जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो एक क्रिकेट बॉल हो, तो उसके साथ एक वेव चलती है। उसके साथ क्या चलती है? वेव। लेकिन क्योंकि वो हम वेव देख नहीं पाते थे, तो लोगों को लगा कि डी ब्रोगली बहुत इमेजिनरी बातें कर रहा है, इसलिए जो डी ब्रोगली ने स्टेटमेंट दी उसको क्या बोला गया? हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी? एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज अ वेव एसोसिएटेड विद। अब डी ब्रोगली ने ये बात प्रूव कैसे करी? डी ब्रोगली ने ये बात प्रूव कैसे करी? और अगर डी ब्रोगली इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया जब उसकी बात उस टाइम पे थी ही इमेजिनरी? अब हम ये चीज देखेंगे। सबसे पहले डी ब्रोगली ने क्या करा, एक डेरिवेशन करी जो कल मैंने आपको समझाई थी, मैं आज आपको दोबारा समझाती हूँ। डी ब्रोगली ने ना बेसिकली कहा, डी ब्रोगली ने एक ब्रिज का काम किया। ब्रिज मतलब डी ब्रोगली ने कहा कि लाइट वेव है, ऐसे ही मूविंग पार्टिकल क्या है? वेव। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी वेव की या किसी भी लाइट की अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो एक फॉर्मूला होता है एमसी स्क्वायर। एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था कि कभी भी किसी लाइट की एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी कैसे निकालते हैं? एमसी स्क्वायर। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा कि एक पैकेट की एनर्जी कैसे निकाल सकते हो? एच सी बाय। तो डी ब्रोगली ने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। डी ब्रोगली ने वेव की एनर्जी को निकालने के तरीके को और पैकेट की एनर्जी के निकालने के तरीके को इक्वेट कर दिया, क्योंकि उसने एक तरह से वेव, लाइट एक वेव है और लाइट एक पैकेट है, उसको ब्रिज का काम किया। किसका काम किया? ब्रिज का। कि हाँ लाइट वेव भी है तो उसकी एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला भी सही है, और लाइट पैकेट भी है शशांक, तो ये फॉर्मूला भी सही है। तो अगर ये दोनों फॉर्मूला ही सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मैं राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकती हूँ।
अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो मैं राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकती हूँ। तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय सी से सी। अब यहां से लैम्डा का डी ब्रोगली ने कहा कि अगर आपने वेवलेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन। लेकिन क्या हम सच में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं? अगर अगर मुझे इस पर्सन के साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, मतलब डी ब्रोगली ने कहा कि अगर तुम इस पर्सन के साथ वेवलेंथ निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला इज एच अपॉन एम सी। बट हम सी स्पीड से तो नहीं मूव करते, हम स्पीड ऑफ लाइट से तो मूव नहीं करते। तो उसने कहा कि आप सी को वी से रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो डी ब्रोगली ने क्या वेव फॉर्मूला दिया, एच अपॉन। अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, अभी हम बस उसकी बात मान रहे हैं कि उसने किया क्या, उसने लाइट के वेव कैरेक्टर और लाइट के फोटोन कैरेक्टर को ब्रिज बना दिया कि लाइट वेव भी है और लाइट पैकेट भी है, और दोनों के फॉर्मूले को इक्वेट करके, दोनों के फॉर्मूले को इक्वेट करके एक फॉर्मूला निकाल लिया। क्या निकाल लिया? व्हाट इज दिस फॉर्मूला नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। प्लीज ध्यान से सुनो, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेकिन एप्लीकेबल तो ऑब्जेक्ट्स पर थी। डी ब्रोगली वेवलेंथ हम एप्लीकेबल तो किस पे थी, मूविंग ऑब्जेक्ट। बट मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से तो मूव करते नहीं है। डू वी मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट? नो। तो उसने कहा कि आप क्या करो, जो मेरा फॉर्मूला आया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इस फॉर्मूले को क्या बना दो, नीचे सी को किससे रिप्लेस कर दो, वी से, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन सेंस कि हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करते। अब उसने क्या किया, अपनी मर्जी से वेलोसिटी है। अब मैं वही कह रही हूँ ना, वो सब कुछ अपनी मर्जी से करी जा रहा है, लेकिन हमें एंड में पता लगेगा कि वो कितना सही था। अभी तक साइंटिस्ट को भी यही लग रहा है। आज से 100 साल पहले जब तुम्हें किसी ने कहा होगा कि एक एरोप्लेन नाम की चीज होगी जो 150 लोगों को एक जगह से उड़ा के चली जाई होगी, तब वो बात भी उनको काफी गलत लगी होगी। कभी स्नेल ऐसे भी चलता है। नहीं, वो तो चलो स्नेल के लिए ऊपर है ना, स्नेल की तो पहले थी, वो तो चलता ही है। उसका तो होता ही वेव कैरेक्टर है, बट हम नहीं भी चलते तब भी हमारे साथ वेव होती है। बट मैं वही तो प्रूव करूंगी कैसे, आप प्लीज सुनते रहो थोड़ी देर के लिए ना, 10 मिनट्स के लिए आप फोकस करो, आपको सब समझ आएगा। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि अगर आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट या किसी भी मैटर की वेवलेंथ निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला बन गया एच अपॉन एम वी। एच अपॉन, याद हो गया लैम्डा का फॉर्मूला, एच अपॉन एम वी। अब व्हाट इज m इंटू वी, व्हाट इज मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मैं मोमेंटम को समझाती हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा भागता हुआ आ रहा है, उसी स्पीड से सांड भागता हुआ आ रहा है, दोनों के मोशन अलग अलग हैं। क्यों? वेलोसिटी तो दोनों की सेम है लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। एक बच्चा भागता हुआ आएगा मैं उठा लूंगी, लेकिन अगर एक सांड भागता हुआ आएगा मैं नहीं उठाऊंगी, क्योंकि दोनों का मोमेंटम अलग अलग है। दोनों का क्या अलग अलग है? मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी जिसको मोमेंटम बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो दूसरा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बन गया एच अपॉन पी। एच अपॉन, पहला फॉर्मूला क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का, एच अपॉन एम वी। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन होगी। जब हमें क्या गिवन होगी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का मास गिवन होगा। एच तो हमें पता ही है, एच तो हमें पता ही है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स आप ऐसे करोगे जिसमें आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी होगी, मन्नत बातें नहीं, बट आपको मोमेंटम गिवन होगा। क्या गिवन होगा? तो आपने सीधा m इंटू वी की जगह क्या पुट कर देना है? p। तीसरा फॉर्मूला देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ, वो कोई बात नहीं, जब सारे रिवाइज करेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस तो रखा करो। आप तो बिल्कुल ऐसे सेकंड क्लास वाले बच्चों वाली बातें कर रहे हो, 11th में हो गए हो आप पेशेंस रखो, सारे फॉर्मूले याद कराऊंगी। शशांक, मुझे बातें अगर कोई करेगा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी प्लीज। थर्ड फॉर्मूला देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी। अब मैं काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ ई लिख रही हूँ, 2 उधर ले जाओ, एम वी स्क्वायर। अब दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो बाय एम। अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, m स्क्वायर वी स्क्वायर, तो यहाँ से एम वी की वैल्यू क्या आ गई? रूट
2em। तो अब हमारे पास जो लैम्डा का फॉर्मूला था h/mv, अगर मैं mv की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, √2em, तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमें काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन होगी। देखो अगर तो हमें मास और वेलोसिटी गिवन है, फिर तो हम एक ही पहला फॉर्मूला यूज करेंगे h/mv। अगर हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और हमें मास अलग से दे रखा है, वेलोसिटी अलग से दे रखी है, फिर तो हमने एक ही फॉर्मूला याद करना है h/mv। लेकिन मैंने तुम्हें दूसरा केस बताया कि कभी कभी मास और वेलोसिटी नहीं दे रखी होती, सीधा मोमेंटम दे रखा होता है। वो तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको मास और वेलोसिटी अलग अलग देने की जगह सीधा मोमेंटम दे दिया, यानी कि आप नीचे m/v की जगह सीधा मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दोगे, जिसका सिंबल होता है p, जिसका सिंबल क्या होता है। फिर मैंने तुम्हें तीसरा फॉर्मूला बताया कि कभी कभार आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ के न्यूमेरिकल आते हैं पर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती है ना। अब एक बच्चा है, वो पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू से हाफ mv² से v निकालेगा, फिर mv में पुट करेगा। मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, 2 उधर ले जाओ, 2 उधर ले गए तो दोनों साइड मल्टीप्लाई m करके वहां से mv की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √2e। तो अगर आप सीधा ही mv की जगह ये पुट कर दो तो तीसरा फॉर्मूला तैयार हो गया, h/√2। कैपिटल E किसको डिनोट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को, m किसको डिनोट कर रहा है, मास को। यानी कि जिन केसेस में हमें वेलोसिटी की जगह काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी तो हम ये तीसरा फॉर्मूला याद कर लेंगे। पहली बार हर फॉर्मूले मुश्किल लगेंगे, लेकिन जब आप अभी आपने फाइनल पेपर देने में भी 9-10 महीने पड़े हैं, तब तक सब याद हो जाएगा। अभी सिर्फ ये मत समझा करो हाँ इतने फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, सब याद हो जाएगा। लास्ट फॉर्मूला है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन v वोल्ट्स या पोटेंशियल डिफरेंस v से मूव करता है तो एनर्जी ev के बराबर होती है। एनर्जी किसके बराबर होती है, तो अगर मैं अपनी एनर्जी को रिप्लेस कर दूं ev से, तो ये मेरा चौथा फॉर्मूला बन गया जिसमें मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या गिवन है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, h/√2ev। देखो दोबारा देखो, हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ के 4 फॉर्मूले हैं। कई बच्चे एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, फिर उनको दिक्कत क्या आएगी कि जिन्होंने एक ही फॉर्मूला याद रखा होगा h/mv, तो जिन केसेस में काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी वो कहेंगे हमें वेलोसिटी तो दे नहीं रखी, फिर वो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² करके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करके v निकालेंगे। इसीलिए मैंने आपको 4 फॉर्मूले याद करवाने हैं डी ब्रॉगली के। पहला फॉर्मूला क्या था, याद कर लो, पहला डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, h/, ये हमने कब लगाना है, जब हमें मास अलग दे रखा होगा, वेलोसिटी। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें मास और वेलोसिटी की जगह मोमेंटम दे रखा है तो सीधा मोमेंटम की वैल्यू नीचे पुट कर दोगे, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी ही क्या होता है, मोमेंटम। थर्ड फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो नीचे काइनेटिक एनर्जी इंटू मास 2 करके रूट कर दो, वहां से भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा। और चौथा फॉर्मूला हमने डिराइव करा कि कभी कभी एनर्जी की जगह वोल्टेज दे रखी होती है तो एनर्जी ही E इंटू वी होती है। एनर्जी क्या होती है, E इंटू, where E is the charge on electron, E is the charge on and V is the potential difference। तो ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे कि एक ही टाइम पे आपको 4 फॉर्मूले मैंने करा दिए। अगर आपको याद नहीं हो रहे, इट्स ओके, आप लिख लेना नोटबुक में। अब मैं तुम्हें बता रही थी कि अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अगर डी ब्रॉगली सही है तो जब आप एक क्रिकेट बॉल फेंकते हो या जब एक कार चलती है तो वेव दिखती क्यों नहीं है। अगर डी ब्रॉगली सही था तो जैसे अब मान लो एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल कितने मास की होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम, यानी कि केजी में 10/1000 0.001 kg, और मान लो वो 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो वो हमें दिखती क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओगे, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, मास कितना है क्रिकेट बॉल का 0.001, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अगर आप ये वेवलेंथ निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली कितनी बनेगी, 1/100 हो गई, माइनस, कल हमने देखी थी ये वैल्यू -33 बन रही थी। मतलब क्रिकेट बॉल के साथ हमें वेव क्यों नहीं दिखती, क्योंकि इतनी कम वैल्यू है।
जैसे तुम बोल रहे थे ना कि मैम अगर डी ब्रॉगली सच बोल रहा है तो जब मैं चल रही हूँ तो मेरे साथ वेव दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि डी ब्रॉगली ने कहा कि डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है वो रियल लाइफ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? इसीलिए एप्लीकेबल नहीं है कि वो गलत है। वो कह रहा है कि जो रियल लाइफ में मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ जब हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू देखो तुम कितनी कम आ रही है। मतलब हम तो 10⁻⁹ को ही इतना कम मानते हैं, नैनोमीटर को, ये तो कितनी कम आ रही है, -33। तो दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि डू डी ब्रॉगली हैज एनी सिग्निफिकेंस इन आर रियल लाइफ, तो आप बोलोगे नो, इन आर रियल लाइफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट हैज नो एनी सिग्निफिकेंस, क्योंकि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक क्रिकेट बॉल या कार, दे आर सो हैवी ऑब्जेक्ट्स कि जब उनके साथ लैम्डा निकाली जाती है उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। फिर अगर डी ब्रॉगली का रियल लाइफ में सिग्निफिकेंस नहीं है तो इसका सिग्निफिकेंस किसके लिए है? इसका सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रॉन। जब हमने इलेक्ट्रॉन, जिसको आज तक पार्टिकल माना जाता था, जिसको आज तक क्या माना जाता था, अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो। इलेक्ट्रॉन का मास h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर, वेलोसिटी 60 मान लो, तो ये कितनी इसकी पावर आएगी -4 समथिंग। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है वो बहुत कम नहीं है। 10⁻⁻⁴ मतलब इतनी कम, मतलब इतनी है कि हम आंखों से देख सकते हैं। जब माइक्रोस्कोप से देखा तो सच में इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ट्रेवल कर रही थी। तो यानी कि जो डी ब्रॉगली ने सोचा वो कोई और साइंटिस्ट सोच नहीं पाया था। डी, अब तक हमें लग रहा था कि डी ब्रॉगली बकवास ही मार रहा है, मतलब डी ब्रॉगली कुछ भी बोल रहा है ना। अभी भी तुम्हें लग रहा है कि डी ब्रॉगली कह रहा है कि क्रिकेट बॉल भी वेव है, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज अ वेव, लेकिन डी ब्रॉगली ने प्रूव किया ना कि मूविंग हम देख इसीलिए नहीं पाते क्योंकि जो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ जब वेवलेंथ निकाली जाती है वो इट इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई। हमारी आंखों को भी एक भगवान ने रेंज दी है कि हम सिर्फ विजिबल रेंज वाली वेवलेंथ देख सकते हैं, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर या 450 टू 750 नैनोमीटर। हमारी आंखों की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम 10⁻⁻33 मीटर इतनी छोटी वेवलेंथ देख पाए। लेकिन जब डी ब्रॉगली को इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई किया गया तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोहर मॉडल तक ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। डी ब्रॉगली के आने से पूरे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ एटम नजरिया ही बदल गया। अब तक इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना जाता था और अब इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता है? अ वेव। तो अब भी मैं आपको अब मैं एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो डी ब्रॉगली ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ दिया कि सारे साइंटिस्ट को मानना ही पड़ा कि वाकई डी ब्रॉगली कोई भगवान का ही बंदा था जिसने एक ऐसी चीज प्रूव कर दी जो और कोई प्रूव नहीं कर पाया। करके दिखाती हूँ मैं कि अब भी तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं डी ब्रॉगली पता नहीं ऐसी कुछ भी बोली जा रहा है, लेकिन अब जो डी ब्रॉगली ने प्रूव करा, जो ऐसा पटाखा फोड़ा कि सारे साइंटिस्ट को मानना पड़ा कि डी ब्रॉगली वाकई ही सच बोल रहा था। डी ब्रॉगली ने कहा कि देखो अगर इलेक्ट्रॉन वेव है ना, अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, ध्यान से देखना, और वो ऑर्बिट में मूव कर रही है। वेव कैसे मूव करती है? एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, पांचवा साइकिल, छठवां साइकिल। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है और वो बोहर के ऑर्बिट में मूव करते, उसको पूरी वेव्स तो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। मतलब अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक साइकिल वेव का आया, दूसरा साइकिल का आया, तीसरा साइकिल आया और अभी 3.5 साइकिल आए और ऑर्बिट खत्म हो गया। नहीं, उसने कहा कि ऑर्बिट इतना होना चाहिए कि चाहे इलेक्ट्रॉन की 4 वेव्स आए, चाहे 5 वेव्स आए, चाहे 10 आए, चाहे 2 आए, पर पूरी आए। यानी कि उसने बोला कि अगर इस ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस 2πr है, अगर इस ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस का मैथ का फॉर्मूला पता है कि सर्कल का अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है उसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 2π। पर वो इतना होना चाहिए कि या तो वो एक साइकिल को पूरा आए, या उसका इतनी लेंथ होनी चाहिए कि 2π आए पूरी, या इतना होना चाहिए कि 3π आए, मतलब पूरी वेव्स आनी चाहिए। तो उसने कहा कि 2πr की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि n लैम्डा आए। कितनी वेव्स आए? n लैम्डा। जिनको अभी ये बात समझ नहीं आती कि मैम n क्यों ले रहे हो, n मतलब या तो पूरी एक वेव आए या कितनी आए,
दो। ऐसा ऑर्बिट तो अलाउड नहीं होना चाहिए ना जिसमें इलेक्ट्रॉन अभी एक वेव की तरह ट्रेवल कर रही है, अभी उसके 2 सर्कल पूरे हुए, अभी तीसरा पूरा नहीं हुआ और ऑर्बिट खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट होगा वो ऐसा ऑर्बिट होना चाहिए जो पूरी पूरी वेव्स को एकोमोडेट करे। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो सर्कमफ्रेंस ऑर्बिट का होता है 2πr, वो कितनी वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर हो, 2 के बराबर हो, 3, 3.5 नहीं होना चाहिए, 4.5 नहीं होना चाहिए। तो उसने इसको एन लैम्डा बोल दिया। क्या बोल दिया? और अभी अभी मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? एच अपॉन एम वी। अभी अभी डी ब्रॉगली ने लैम्डा का फॉर्मूला क्या दिया था? एच अपॉन। अब एक काम करो, एम वी को उधर लेके जाओ, एम वी को आर उधर रखो, और 2 पाई, ये कुछ देखा देखा लग रहा है? जब बोहर मॉडल का मैंने तुम्हें तीसरा पोस्टुलेट पढ़ाया था, जब मैंने तुम्हें बोहर मॉडल, जिन्होंने बोहर मॉडल मेरे पास कर रखा है, बोहर मॉडल का तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता था? that angular momentum, only those orbits are allowed in which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Let me complete. जब मैंने तुम्हें बोहर मॉडल का तीसरा पोस्टुलेट कराया था तो मैंने बोला था कि बोहर को ये बात पता नहीं थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसने एक बात ऑब्जर्व करी थी कि जब भी मैं किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मेजर करता हूँ, यानी कि एमवीआर की वैल्यू मेजर करता हूँ, या तो वो किसके बराबर आती है? h अपॉन 2 पाई के। दूसरे ऑर्बिट के एमवीआर की वैल्यू h अपॉन 2 पाई के डबल आ रही थी, तीसरे ऑर्बिट में एमवीआर की वैल्यू h अपॉन 2 पाई के ट्रिपल आ रही थी। तो बोहर ने कहा कि मैंने ये चीज डिकोड करी है कि कोई भी ऑर्बिट तभी अलाउड होता है जब उसमें एमवीआर की वैल्यू h अपॉन 2 पाई के बराबर होती है। तो उस वक्त पे मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, तो मैंने तुम्हें बोला था कि रट लो कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड होते हैं जहां एंगुलर मोमेंटम एमवीआर की वैल्यू h अपॉन 2 पाई के बराबर होती है। और मैंने तुम्हें तब भी बोला था कि बोहर ने बोला था कि मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों होता है, उसने तो खुद ये चीज बस देखी और दे दी कि एमवीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। डी ब्रॉगली ने प्रूव कर दिया यार, देखो डी ब्रॉगली ने अपने फॉर्मूले को पुट करके रिलेशन निकाल दिया जो बोहर ने दिया था। अब सोचो डी ब्रॉगली की बात कोई कैसे ना मानता। तो ये बॉम्ब की मैं बात कर रही थी कि एक ऐसा पटाखा डी ब्रॉगली ने फोड़ा कि लोगों को बात सच में माननी ही पड़ी। अभी जो मैंने आपको डी ब्रॉगली का फॉर्मूला दिया कि एच अपॉन एम वी, रट लो। अभी भी आपको लग रहा होता कि यार डी ब्रॉगली ने कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वो छोटी सी डेरिवेशन करके तो हम मान लें। अब तो माननी पड़ेगी ना। देखो जैसे ही उसने लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करी? एच अपॉन एम वी उधर लेके गए, तो यहां से कौन सा पोस्टुलेट आ गया? बोहर मॉडल का, जो बोहर मॉडल ने बोला था कि जब भी मैं किसी ऑर्बिट में एमवीआर की वैल्यू मेजर करता हूं वो किसके बराबर आ रही होती है? h अपॉन, कभी h अपॉन 2 पाई के डबल, कभी h अपॉन 2 पाई के। और ये बात किसने प्रूव कर दी? डी ब्रॉगली ने। तो दिस वी कंप्लीट विद द डी ब्रॉगली। दोबारा सुनो एक बार। डी ब्रॉगली का मानना था कि अगर लाइट वेव है, लाइट क्या है और पैकेट भी है, तो अगर लाइट का डुअल कैरेक्टर है तो हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स का भी डुअल कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि नेचर में सिमेट्री है। नेचर में क्या है? इसी सिमेट्री को कंटिन्यू करते हुए इसने कहा दैट एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज यू और इट इज अ क्रिकेट बॉल और इट इज एनीथिंग, इट शुड हैव अ वेव। बट डी ब्रॉगली की बात को हाइपोथेसिस बोला गया। क्या बोला गया? क्योंकि लोगों को लगा डी ब्रॉगली पागल हो गया, कुछ भी बोली जा रहा है, शायद पी पू के बोल रहा होगा, लेकिन नहीं। लेकिन उसने बोला कि हाँ बोलो। हाँ, मूविंग ऑब्जेक्ट। तभी डी ब्रॉगली में जब तुम लिखोगे एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज अ वेव, मूव होगा तभी उसके साथ वेव होगी। तो डी ब्रॉगली ने ये स्टेटमेंट दे दी कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। बाकी साइंटिस्ट को ये बात सही नहीं लग रही थी, तो उनको लगा कि शायद ये कुछ इमेजिनरी बोल रहा है, तो उसकी स्टेटमेंट को लो ना बोल के क्या बोला गया? हाइपो। What is the statement of de Broglie hypothesis? बोलो मेरे साथ। every object के every moving object has a wave associated with it। अब मैं आपको बताती हूँ सीबीएसई रिजल्ट एनालिसिस क्या कह रही है कि क्यों बच्चों के नंबर कटे हैं? क्योंकि टीचर्स ने कीवर्ड देखे हैं। अब मान लो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की कोई बच्चा स्टेटमेंट लिखा है एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, एक मूविंग ना लिख के वो पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि मतलब बदल जाता है। तो बिल्कुल जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो लिखने जरूरी होते हैं। ठीक है, फिर डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया? डी ब्रॉगली ने क्या से फॉर्मूला डिराइव किया लैम्डा का? बोलो। डी ब्रॉगली ने कहा कि ई किसके बराबर होता है? ये किसने बोला था? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि ई इज इक्वल टू,
और ई का एक और फॉर्मूला भी होता है जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा था, hc बाय। तो डी ब्रोगली ने दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि वो भी एनर्जी है, वो भी क्या है, वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं, इक्वेट। जैसे हमने राइट हैंड साइड यानी कि mc स्क्वायर को hc बाय लैम्डा से इक्वेट करा, c से c, लैम्डा उधर चला गया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया, h अपॉन mc। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया, h अपॉन। बट क्या हम c स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, डी ब्रोगली ने तो हमारे लिए फॉर्मूला बनाया है, तो उसने बोला कि तुम c को v से रिप्लेस कर दो। c को किससे रिप्लेस कर दो, v, क्योंकि हमारी वेलोसिटी तो जो होगी 60 होगी तो हम 60 पुट करेंगे, 100 होगी तो 100 पुट करेंगे, हम 3 into 10⁸ थोड़ा पुट करेंगे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जैसे ही हमने c को v से रिप्लेस करा, तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, h अपॉन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, h अपॉन। कब h अपॉन mv वाला फॉर्मूला लगेगा, जब आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है या मैटर वेवलेंथ निकालनी है। कौन सी वेवलेंथ निकालनी है, मैटर, क्योंकि हम मैटर है, हम लाइट नहीं है। तो जब जब मैटर वेवलेंथ निकालनी होगी और जब जब आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी होगी, फॉर्मूला बोलो कौन सा लगाओगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू, h की वैल्यू हमें आती है मास, मैं 60 किलो की हूं तो मैं 60 किलो का वेट डालूंगी, वॉट एवर ऑब्जेक्ट, v क्या होगा, वेलोसिटी। बट अगर फॉर्मूले में मास और वेलोसिटी दिया ही नहीं होगा, क्या गिवन होगा, मोमेंटम, क्या गिवन होगा, तो m इंटू वी को क्या बोलते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, h अपॉन p, h अपॉन, वेयर p क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, p। फिर मैंने तुम्हें उससे भी खतरनाक फॉर्मूला दिखाया कि काइनेटिक एनर्जी जो किसके बराबर होती है, हाफ mv, मैं 2 उधर लेगी, लग रहा है यहाँ पे कोई है, क्या हुआ है, लिखा हुआ हो रहा है, ये जाना नहीं, चलो छोड़ो। तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन करी, बस अभी फॉर्मूला नालायक, इधर देखो, पहला फॉर्मूला h अपॉन, दूसरा फॉर्मूला h अपॉन, तीसरा फॉर्मूला डेरिवेशन में मत ध्यान दो, सीधा रट्टा मार लो, h अपॉन 2 मास इंटू एनर्जी, कौन सी है, पोटेंशियल के काइनेटिक। और अगर इतना तो आपके टॉपर से टॉपर बच्चों को भी नहीं पता होगा कि एनर्जी की जगह अगर वोल्टेज गिवन हो, एनर्जी की जगह क्या गिवन हो, वोल्टेज, तो चौथा फॉर्मूला क्या है कि ई को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, छोटा ई इंटू वोल्टेज, छोटा ई इंटू, व्हाट इज छोटा ई, बड़ा ई काइनेटिक एनर्जी था, बड़े ई को जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी से रिप्लेस करा तो किससे मल्टीप्लाई किया, स्मॉल इज द चार्ज ऑन। तो कितने फॉर्मूले डी ब्रोगली वेवलेंथ का, एक फॉर्मूला बच्चों को नहीं पता तो तुमने चार याद कर लेने हैं, पहला h अपॉन, दूसरा h अपॉन p, तीसरा h अपॉन अंडर द रूट 2 कैपिटल E m, वेयर कैपिटल E इज काइनेटिक, और लास्ट फॉर्मूला अंडर द रूट, सॉरी h अपॉन अंडर द रूट 2 छोटा m छोटा e बड़ा v। अगर नहीं इतने फॉर्मूले याद होते तो मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, पहला फॉर्मूला तो हमेशा याद करना, h अपॉन mv। अगर किसी का दिमाग में मैम तो पागल ही हो गया है, तो एक फॉर्मूला प्लीज याद कर लेना, कोई बाहर जाके मत कहना कि दिव्या मैम इतना मुश्किल पढ़ाते हैं। मेरा मकसद मुश्किल पढ़ाना इसलिए था, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैं 1000 फॉर्मूले दे दूँ वो याद कर लेंगे, तो सबको अपनी कैपेबिलिटी, मैं वैसे कह रही हूँ ऑफकोर्स, मेरे को तो लगता है, मेरे को तो हर बच्चे में पोटेंशियल दिखता है। आप बिलीव, एक आज कल ना एक लड़की आएगी वंशिका, आएगी, आप उससे खुद पूछना अपना मुंह मियां मिट्टू बनने के मेरे हाथ, उसके ना 91 मार्क्स आए हैं, वो अपने आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। वो लड़की ना 11th में शी यूज्ड टू हेट केमिस्ट्री, और वो हेट मतलब तू देखो तू इंटेलिजेंट तो है ना, तेरे को समझ तो आती है, उसको समझ ही नहीं आती थी, वो ना 12th में हुई ना, जैसे उसने 11th मेरे पास पूरी पढ़ी, वो 12th में हुई ना, तो मैंने ना देखा कि उसके मतलब स्टार्टिंग में एक आधे महीने में ये टेस्ट भी अच्छे देने लगी,
और उसकी एक मतलब कनेक्ट, मैं उसकी आंखों में देख के समझ लगी उसे समझ है। तो उसके मदर मुझे मार मिले, तो पता नहीं वंशिका बहुत अच्छा करने लग गया है। कहते नहीं मैम इसको तो केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद ही नहीं है, ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर लेती है। मैंने कहा नहीं ये ना इंप्रूव कर रही है कर रही है कर रही है। थोड़े टाइम में ना वो खुद भी बोलने लग गई कि इसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पड़ने लग गया है। एंड शी स्कोर्ड 91। मैंने स्टेटस भी डाला तो उसने सीधा यही बोला था कि मैम मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था केमिस्ट्री में। अब तुम देखो मेरा मकसद, अगर तुम कह रहे हो ना कि कौन ऐसा बच्चा है, मान लो ये है जो 1000 फॉर्मूले, मेरा कभी फोकस वो बच्चा तो होता ही नहीं जो कर लेगा। मेरा फोकस ऐसे बच्चों को होता है कि जिस बच्चे का इंटरेस्ट भी ना हो, उसका तुमने इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया और उसको तुमने 91 मार्क्स दिया। एंड में जब ऐसे बच्चे मुझे अप्रिशिएट करते हैं ना कि मैम बिकॉज ऑफ यू, नींद तो आ ही जाती है। कहने का मतलब है यू फील एज अ टीचर यू फील प्राउड, यू नो। हाँ हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर सबके अच्छे हो रहे हैं। चलो एनीवेज, कहने का मतलब है चारों फॉर्मूले याद ना हो तो पहला फॉर्मूला हनुमान चालीसा जैसे याद होता है वैसे में पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए, विच इज एच अपॉन एम वी। चलो फिर हमने कहा कि अगर डी ब्रोगली अगर सच बोल रहा था तो हमें क्रिकेट बॉल के साथ वेवलेंथ दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू बहुत, क्रिकेट बॉल के साथ लैम्डा की वैल्यू की रेंज कितनी आ रही है? 10 की पावर -30। हमारी बेचारी आंखें 10⁻⁻9 के बाद तो देख नहीं सकती। भगवान ने कहा कि इतनी कम रेंज में ही हमारी आंखें कितनी गंदगी देखती हैं, तो इससे ज्यादा रेंज दे दी फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। इसलिए भगवान ने हमें बहुत छोटी सी रेंज देखने के लिए सही बनाया है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनो। सो विल वी बी एबल टू सी, क्या हम देख पाएंगे इतनी कम वेवलेंथ? आंसर इज, सो डू डी ब्रोगली हैज एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस इन आवर रियल लाइफ? क्या डी ब्रोगली हमारी, कल को घर में जाओ मम्मी को बोलो मम्मी मैं वेव हूँ मैं वेव हूँ, लोग कहेंगे पागल हो तुम, हम वेव हैं, पर ये बात हमें ही पता है, ये राज है, किसी को बताना नहीं है। चलो लेकिन तुम्हारे साथ तो करूंगी ना, तुम केमिस्ट्री कर, बट डू इट हैज अ सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन? क्या ये यार इतना गंदा डांस किया था मैंने, प्लीज हंसो मत। अच्छा लेकिन जब हमने नो एक ऐसी गंदी चीजें एक ही बारी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के साथ जब हमने वेवलेंथ निकाली तो वो बहुत छोटी नहीं है, इट कैन बी सीन विद द माइक्रोस्कोप। और सच में इलेक्ट्रॉन क्या निकली? तो अब तुम्हें मैंने जब बोला था ना कि बोर मॉडल के बाद जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम सोच रहे हो कि मॉडल चल रहा है एटम का, लाइट के बारे में क्यों पढ़ाने लग गए? अब तुम्हें कनेक्टिविटी समझ आई, क्योंकि लाइट वेव है तभी डी ब्रोगली को लगा कि हम भी क्या है, और फिर तभी जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर वेव का कॉन्सेप्ट लगाया तो सच में मॉडल ऑफ एटम को देखने का नजरिया बदल गया कि बोहर मॉडल मानता था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, और तभी वो अपना ही फॉर्मूला प्रूव नहीं कर पाया था। बोहर ने जो फॉर्मूला दिया था mvr = nh/2π, वो प्रूव नहीं कर पाया था। प्रूव किसने करा? डी ब्रोगली। कैसे प्रूव करा ये भी देख लो। डी ब्रोगली ने बोला व्हाट इज हैपनिंग, डी ब्रोगली ने कहा कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड होने चाहिए जिनमें इलेक्ट्रॉन पूरी आए, वही ऑर्बिट्स अलाउड होने चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या आए? पूरी मतलब या तो पूरे लैम्डा आए या कितनी आए? 2 लैम्डा, या वो ऑर्बिट तो नहीं अलाउड होने चाहिए ना जिसमें 3.5 वेव आए, फिर वो आधी वेव कहाँ जाएगी? इसलिए उसने कहा कि वही सर्कमफ्रेंसेस अलाउड हैं जिनमें कितनी लैम्डा है? n। कितनी लैम्डा है? 1 2 3 4 एनीथिंग। फिर उसने लैम्डा का अपना ही फॉर्मूला पुट कर दिया h/mv। जब उधर ले गए 2π इधर ले आए तो ये कौन सा पोस्टुलेट निकला? जिन्होंने बोर का थर्ड पोस्टुलेट नहीं कर रखा वो उनको नहीं पता लगेगा, लेकिन बाकी सारे जिनको मैंने बोर का थर्ड पोस्टुलेट पढ़ाया था कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन mvr = h/2π, बोर ने कहा था कि सिर्फ वही ऑर्बिट अलाउड है जहां mvr की वैल्यू किसके बराबर आती है? h/। उसने कहा मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, उसने कहा मैंने तो बस देखा है कि या तो mvr की वैल्यू किसके बराबर आ रही होती है? h/2π, या mvr की वैल्यू किसके बराबर आ रही होती है? h/2π का डबल, या mvr की वैल्यू किसके बराबर आ रही होती है? h/2π का ट्रिपल। डी ब्रोगली ने इसको प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ तो तालियां बननी चाहिए डी ब्रोगली की आत्मा हमें देख के बहुत खुश होएगी। सो नाउ वी विल राइट दिस टॉपिक, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स, फिर क्वेश्चन। कौन मिट्टी में? क्या हो गया? क्या गंगा क्या बोले? बोलो।
वो कह रहा सोचता होगा कि मैंने क्यों ही बनाई है और फिर लोग अभी मुझे चैन ही नहीं सी लेने दे रहे हाँ। अभी याद करी जाती तो अच्छी बात है। अब तुम नहीं चाहते कि कल, अब मैं नहीं चाहूंगी कल को मैं मर जाऊं तब भी लोग मुझे याद करें, ये तो बहुत, कभी देखो, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, एक दिन तो तुम सबने जाना ही है। तो अगर हम कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करके जाएंगे लोग हमें बाद में भी याद करें, यही तो लोग चाहते हैं। क्योंकि साइंस इज नॉट गॉड ना, वी कांट क्रिएट, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, कौन कहाँ हो रही है डिस्ट्रॉय, हम डिस्ट्रॉय नहीं होते, हम मर के किसी और फॉर्म में चले जाते हैं। कल को डॉगी बिल्ली कुछ भी बन सकते हैं, इसीलिए अच्छे कर्म क्या करो। चलो पहले लिख लो यार, चलो कम ऑन, डी ब्रोगली। 6 मिनट बहुत होते हैं, लिखो डी ब्रोगली, हेडिंग डालो प्लीज प्लीज, बहुत हंसी मजाक हो रहा है। हाय हाय, देखिए कोई कहाँ से मार देते, कोई कहाँ से मार देता, बेचारे डॉग। तुमने जो बनना है बनो, मुझे तो कुछ नहीं सुनना। जाओ पानी 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 पी के आओ। हंस रहे बोल ही, हाँ पता नहीं क्या करी जा रहे, या तो बोल लो, या तो बोल लो या हंस लो। हैं क्या, अच्छा यू विल नॉट बी एबल टू राइट, कोई बात लगाऊं मैं फिर यहाँ पे बॉल नहीं लेके आऊं, सबको बहाने मारने हैं। वही कह रही हूँ, मत करो, अच्छे बच्चे हो। यार तू ना कॉमर्स ले ले, तेरे को वेट लिखो जरा। लिखो डी ब्रोगली सेड, डी ब्रोगली सेड। देखो जो नहीं लिख रहे उनको भेज दूंगी, पर उन्होंने बोलना कुछ नहीं है। डी ब्रोगली सेड, हेडिंग डाल दिया है, हेडिंग हेडिंग क्या डाली है, हेडिंग क्या डाली है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। वंशिका और मन्नत बाहर जाओ, अगर लिखना नहीं है, बोलना नहीं। डी ब्रोगली सेड like photons comma all moving objects, all still talking, all moving objects like electrons, protons, cricket ball, etc. have a wave associated with it, this wave is known as चिराग लिख लो, दिस वेव, बिकॉज यू आर अ स्लो राइटर तो जल्दी जल्दी लिखो। नहीं, अच्छा कभी कुछ नहीं होता। दिस वेव इज नोन एज मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। अब ये जो डेरिवेशन है, ये डी ब्रोगली की डेरिवेशन, इस पे 5 तारे लगा लो। मैं कह रही हूँ 5 में आ जाएगी, मुकद के पेपर में तो आती है और स्कूल्स में भी आ सकती है। इन केस ऑफ photons, energy is given by E is equal to h nu या hc by lambda, equation 1।
In case of photon to be particle, energy is given by E is equal to mc square. Equating 1 and 2, जिन्होंने अगर आज यस बोला है और अगर वो कल नहीं आई तो उनको मंडे 500 का फाइन। दफा हो, परसों भी नहीं आएंगे वे। मैं तो बस यही कह रही हूँ, सच सच बताना। टाइम 4 बजे है। मैं वही बोलूँ कि ये जो महफिल पता है जो अनाज मंडी में है ना, अगर वहां पहुंच जाओ। कहाँ पे? टाली वाले चौक पे तो नहीं है, जो पता लग गया ना कहाँ है। अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ आ जाना। मैं 4 बजे पहले इधर ही आऊंगी। जो बच्चे इधर आए होंगे उनको मैं ले चलूंगी, या जैसे अगर हम गाड़ी में जाना है, कोई अपनी एक्टिवा पीछे लेके जाना चाहता है, मतलब जैसे जिसको कन्वीनियंट हो। हाँ, मेरी गाड़ी में चल रहा हूँ। सी से सी तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? हाँ, 1 मिनट। एच अपॉन as de Broglie claimed above, equation is applicable to any material object, so replacing c by v, velocity v, we get, मैं आ रही हूँ, देख रही हूँ कॉपी में कितना लिखा है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, कितना क्यूट सा फॉर्मूला है, एच अपॉन कितना सीधा सा फॉर्मूला है। हाँ, ब्लू अच्छा लगे मेरे को। और दूसरा फॉर्मूला, ये तो पहला है, पी। मैं कोई साड़ी थोड़ा पहनूंगी, सिंपल जैसे होते वैसे आऊंगी मैं। हाँ, ऐसे थोड़ा सा तो अच्छे बन के आऊंगी। एम इनटू वी। अब मैं कोई लहंगा थोड़ा बुक कराने जाऊंगी जो घर में अच्छे से। नहीं, वो तुम्हारी जब 2 साल बाद फेयरवेल होगी ना तब करेंगे इतने। यार अभी पूरा साल पड़ा है, मैं रोज यही सोचती रहूँ कि फेयरवेल कहाँ करूंगी, तब की तब देखेंगे। तीसरा फॉर्मूला लिखवाऊं? बस हो गया टाइम। अच्छा, मेरी बात सुन, समझ आया कॉन्सेप्ट अच्छे से? कल हम इसके सारे फॉर्मूले लिख के न्यूमेरिकल करेंगे। कल फिर ऑफ ही होगा। कोई ना, पहले कल वाला इवेंट कर ले। सो होपिंग टू सी यू ऑल एक्सेप्ट जपनीत। ओके, होपिंग टू सी यू ऑल एट 4 और 4:30। किनको? इसको फिर घर से ले आएंगे, इसका घर तो पास ही है। कौन? अच्छा, अमन और पलक। चलो 4 साढ़े 4 के बीच में आ जाना। तुम्हें को ये तो बता दो, कोई यहाँ पे कौन आएगा? तुम यहाँ पे आओगे फिर? हाँ, नहीं तो मैं इधर होंगी 4 बजे। पता कितना महंगा पेन।